बहुत धन्यवाद निखिल जी। अब साथ ही आज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है, तो उसके लिए आप सबको बधाई। और इस अवसर पर इस आयोजन को साथ में जोड़ा गया है बिहार दिवस, वो आने वाला है, उसके लिए पूर्व में ही बधाई आप सब। और किस्सा तो बचपन में सुनाया करता था, लेकिन अब तो लिखता ज्यादा हूँ तो सुनाना तो ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ हालांकि बहुत बड़े किस्सा गो हैं जो किस्सा सुनाते हैं और देश भर में ख्याति है, लेकिन बिहार किस्सा कहानी की जमीन है। मुझे उसके साथ, उस विषय के साथ थोड़ा चलना है, कुछ किस्सा करते हैं। हम लोग बचपन से एक किस्सा गीत सुना करते थे, बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीड़, खुट्टा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेश जा। बिहार की किस्सा गोई की जमीन जहां से शुरू हुई, एक बढ़ई और एक चिड़िया की कहानी। चिड़िया का एक दाना जाते में फंस जाता है उसके किल्ले में, और वो अनुरोध करती है बढ़ई से कि किल्ला फाड़ो और हमारा दाना दो, जिससे कि अपने बच्चे को दाना खिला सके। और फिर उसका अनुरोध वो स्वीकार नहीं करता, वो अपने काम में लीन रहता है। फिर उसकी यात्रा होती है कई से, राजा से, रानी से, सांप से, जंगल से, समुद्र से, हाथी से, चींटी से आग्रह करती है वो चिड़िया, और अंततः चींटी उसकी सहायता करती है और फिर चींटी के माध्यम से वापसी होती है और वो बढ़ई करता है और फिर उसका दाना उसको मिलता है। बढ़ई से हमारा एक सीधा रिश्ता है। सीधा रिश्ता ये है कि मेरा गांव बढ़ैया है, और बढ़ैया जो गांव है इसका नाम एक बढ़ई की वजह से ही बढ़ैया पड़ा। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में तो योगी दरभंगा गंगा के उस पार की तरफ से यात्रा करते हुए पुरी की ओर जा रहे थे। जब वो रास्ते में थे तो एक जगह मिट्टी के टीले के पास चूहा और बिल्ली को लड़ते हुए उनको लग गया कि ये जमीन बहुत शक्तिशाली है, यहां कोई कमजोर नहीं हो सकता। खैर उसे देखने के बाद वो आगे बढ़े। जब थोड़ा आगे गए तो उस इलाके का जो राजा था वो अपने घर से बाहर कहीं दूर से ऊंचाई से देख रहा था। उसे लगा कि दो महापुरुष जा रहे हैं और जिस तरफ वो चल रहे हैं तो उनके ऊपर धूप नहीं पड़ रही, तो उनको लगा कि जरूर ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। तो अपने सैनिकों को भेजा कि उनको बुला लाओ। उनको बुलाया गया तो राजा ने अपना दुख सुनाया, उसे चर्म रोग हो गया है, और मैंने अभी देखा कि आप जब आगे बढ़ रहे थे तो एक छाया आपके साथ थी, आपको धूप नहीं लग रही, तो निश्चित ही आप सिद्ध पुरुष हैं, और यदि आप मेरे लिए कोई उपचार करा सकें तो बड़ी कृपा होगी।
तो उस सत्पुरुष ने कहा कि ठीक है, आप अपने जंगल की तरफ मुझे ले जाएं, अपने बाग बगीचे की तरफ, मैं वहां से कुछ जड़ी बूटी लेके आऊंगा। फिर जड़ी बूटी लेकर आए वो दोनों सिद्ध पुरुष, और उसका कुछ दवा बनाकर उनको दे दिया। फिर कहा कि हम लोग तो अभी जा रहे हैं पुरी की ओर, कुछ महीनों बाद जब लौटेंगे तब आपको फिर हम देखते जाएंगे। यह कहकर वो दोनों सिद्ध पुरुष चले गए। कई महीनों बाद जब वो पुरी से लौट रहे थे तो फिर वो राजा के दरबार में गए, राजा का हालचाल पूछा तो उसका चर्म रोग ठीक हो गया। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप कुछ मुझसे मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप ही के इलाके में मैंने एक जगह देखी है, एक टीला देखा है जहां सांप, बिल्ली और चूहे की लड़ाई हो रही थी। तो उस जगह को, वो बहुत शक्तिशाली जगह है, अगर आप वो जगह मुझे दें तो मैं यहीं बस जाऊंगा, क्योंकि वो कोई पीठ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुरंत दान की प्रक्रिया शुरू की गई और उन्हें वो जमीन दान दे दी गई। जब दान दे दी गई उस जमीन को, तो कुछ देर बाद एक बढ़ई वहां आया राज दरबार, और उसने कहा कि वह जमीन तो राजा ने मुझे पहले ही दान दे दी, वो किसी और को फिर कैसे दान दिया जा सकता है। बड़ी मुश्किल हुई, इन दोनों सिद्ध पुरुष को भी दिक्कत हुई कि पहले ही दान की गई जमीन कैसे ली जाए। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि अच्छा एक काम करते हैं, जो सूर्योदय के बाद सबसे पहले वहां चूल्हा जला लेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। तो बढ़ई मान गया। सुबह वही हुआ जो होना था, वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने फूंक मारी और चूल्हा जल गया और वो जमीन उनकी हो गई। तो उस बढ़ई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो सिद्ध पुरुष लगते हैं, आपकी फूंक से ही चूल्हा जल गया, तो आपसे एक अनुरोध है कि चूंकि ये जमीन मुझे दान में दी गई थी, तो इस जमीन, इस जगह का नाम मेरी बिरादरी, मेरी जाति के नाम पर रखिए। और उसी समय उस गांव का नाम बढ़ी पड़ गया। पहले उसका नाम बढ़ी था, रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ी ही लिखा हुआ था। शुरू में, बहुत आजादी के समय के आसपास तक था वो बढ़ी लिखा हुआ, बाद में वो बढ़िया हुआ। तो हर गांव, हर समाज, हर मोहल्ले का अपना अपना किस्सा होता है, उसकी स्थापना होती है, और हर गांव, हर मोहल्ले की तो बात अलग है, हर शब्द के अपने किस्से होते हैं। बरैया का बरैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी के बड़ा है। तो बढ़िया की बात तो हो गई, शब्दों का और किस्सों का व्यवहार क्या होता है और वो कैसे बनता है, इससे समझ में आया होगा। लेकिन मैं अब आपको उधर ले चलता हूं जब इस संसार में पहली बार किस्सा सुनाया गया होगा। इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया, बहुत शोध के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि एक बूढ़ी स्त्री पहली किस्सा गो है इस संसार में। और चकित होंगे आप, यो पहली जो बूढ़ी स्त्री किस्सा गो थी वो लगभग 18 लाख साल पहले थी। 18 लाख साल पहले। हम जो समाज हैं, हम जो जिस प्रजाति के हैं, वो होमो सेपियंस हैं।
लेकिन हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। वो प्रजाति थी होमो इरेक्टस, जो 18 लाख साल पहले किस्सा सुना रही थी। अब वो क्या किस्सा सुना रही होगी, उस पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। 18 लाख साल पहले बूढ़ी स्त्री बता रही है कि जंगल में आग लगी है। उस समय भाषा क्या थी, शब्द कैसे थे, पूरी भाषा बन नहीं पाई। ज्यादातर मुंह का एक्सप्रेशन, आंखों की भाषा, देह की भाषा और कुछ एऊ ऐसे ऐसे कुछ शब्द आए थे। जहां खतरे की बात बताई जाती थी, जहां पुराने किस्से पर कुछ और शब्द निर्मित हो गए थे, लेकिन वो सिर्फ भाव के साथ व्यक्त करने की कोशिश थी। और वहां अपने भाव के साथ वो बूढ़ी स्त्री बता रही है कि 18 लाख साल पहले आग लगी थी और वहां सभी जानवर, सभी जीव जल गए थे और मर गए। उनका घर भी जल गया और बहुत दिनों तक भूखे रहने के बाद जब आग बुझी, तब वो उसके अंदर गए, उस जंगल के अंदर, और वहां उनको मरा हुआ जीव मिला जो जल गया। उसको पहली बार जब उन लोगों ने खाया, तब उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगा और पहली दफा आग में भुना हुआ खाना उन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने खाया। ये बूढ़ी स्त्री बता रही अपनी युवा पीढ़ी को। और जब वो, अब सोचिए कि पहले पका हुआ खाना खाना शुरू हुआ, तब हमारी चेतना विकसित होनी शुरू, क्योंकि वैज्ञानिकों का आकलन है कि उसके बाद 16 गुना बौद्धिक शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो गई जो मनुष्य था उस समय का, होमो इरेक्टस। क्योंकि जो कच्चा खाने में उसका एनर्जी, उसकी जाति थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया, 16 गुना का। और तभी से हम मनुष्य बनना शुरू हुए थे एक तरह से। और पहली किस्सा वो बन पाई थी कुछ समय बाद कि वो कहानी सुनाने की कोशिश कर रही। और फिर उसने बताया कि पहली बार एक स्त्री और एक पुरुष में युद्ध होना शुरू हुआ। उस समय स्त्रियां और पुरुषों का अपना अपना ग्रुप होता था, लेकिन दोनों में दोनों रहते थे। वहां पे लिंग भेद जैसा नहीं था। जो ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाला था, जो बेहतर शिकार कर सकता था, वो उसका लीडर, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। और फिर जब दोनों में आमना सामना हुआ, तो फिर समझौता भी हुआ। और समझौते में पहला व्यापार इस दुनिया का एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में हुआ। पूरी दुनिया का मैं बता रहा। और वो व्यापार क्या था? स्त्री ने चमड़े का बैग, जिसे उसने सिलकर तैयार किया था, चमड़े का बैग और हार जो जानवर के दांत और उनकी हड्डियों के थे, वो पुरुष को दिया था। और पुरुष से लकड़ी में जलती हुई आग खरीदी थी, क्योंकि उसके पहले तक आग को नियंत्रित लोग नहीं कर पाए थे। पहली दफा स्त्री ने देखा कि कुछ 2-3 पुरुषों ने मिलकर लकड़ी में आग को पकड़ लिया है,
क्योंकि उसके पहले वो अजीब तरह का एक लाल फूल की तरह लगता था कि पता नहीं ये क्या चीज है जो सब कुछ खत्म कर देता है। तो तब जब ये व्यापार हुआ तो लकड़ी में आग स्त्री को मिला इस व्यापार में, और जेवर और बैग मिला पुरुष को इस व्यापार में। यानी पहला व्यापार एक स्त्री और पुरुष। ये किस्सा सुना रही है वो बूढ़ी स्त्री अपने युवा। तो पहली किस्सा को जो बूढ़ी स्त्री 18 लाख साल पहले किस्सा सुना रही थी अपनी भाषा, चाहे वो देह की भाषा हो, चाहे वो अंग और आंख और जिस तरह की भाषा रही हो उस तरह से उसने संप्रेषित करने की कोशिश की होगी। हमारे पास तो आज भाषा है, इसलिए हम सब कुछ शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा उस कहानी, इस पर मेरा उपन्यास, इस पर चर्चा हो रही थी, उपन्यास त्रयी वो आ चुकी है। महायुग उस उपन्यास त्रयी का नाम है, जिसमें पहले उपन्यास का नाम है 32,000 साल पहले, दूसरे का नाम है हिमयुग में प्रेम, और तीसरे का नाम है पहला सनातन हिंदू। ये 3 उपन्यास है उसमें, और पूरे रिसर्च बेस्ड है कि पहला नगर भारत में 32,000 साल पहले बसा था, ऐसा वैज्ञानिकों का अभी कुछ कुछ आभास ऐसा मिला है। एक जगह कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिससे ये पता चलता है। अब इससे फिर को रिलेट करते हैं कि फिर बिहार कहां। तो चिरान का नाम सुना होगा आप। हाजीपुर से छपरा की तरफ जब जाते हैं तो एक चिरान जगह है, वहां एक टीले के पास कुछ ऐसे सामान मिले वैज्ञानिकों को जिसके आधार पर यह आकलन हुआ कि ये 7,000 से 9,000 साल पुराना हो सकता है। अभी बहुत कुछ उसमें रिसर्च बाकी है, क्योंकि बिहार में अभी तक बहुत कार्बन डेटिंग और इन सब की बहुत, भारत में ही बहुत बेहतर नहीं है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। तो ये जो चिरान जगह मिली, अब अगर 9,000 साल, 9,500 साल, 10,000 साल, अभी तो उस पर आकलन बाकी है। अगर इतना पुरानी जगह हमारे बिहार में है तो वैज्ञानिक आकलन के अनुसार श्री कृष्ण और राम तो 7,000 साल के भीतर हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं। उनसे भी पहले जो ये देवता आए हमारे, ये ईश्वर आए हमारे, उनसे भी पहले का जीवन इस संसार में कई जगह ठहर कर रहने का हो चुका है, और उसका एक उदाहरण बिहार का है। तो मैं उस किस्से को यहां इस तरह से जोड़ता हूं। उस 32,000 साल पुरानी कहानी जो गल्फ ऑफ खंभात में समुद्र के नीचे जो जगह मिली, जो जहां पे सामान मिला, अगर नरेंद्र मोदी जी वहां गए हुए थे, प्रधानमंत्री, वो नीचे जाकर प्रार्थना कर रहे थे, तो जिस जगह पे वो प्रार्थना कर रहे थे वहां पर तो जो पिलर मिला है वो अधिकतम जो बताया गया है वो 9,000 साल पुराना। वो पिलर है मात्र 5,500 साल पुराना जो पिलर्स मिले, और उसको माना जा रहा है कि वही कृष्ण की नगरी थी। लेकिन वैज्ञानिकों को उसके नीचे भी एक नगर होने के संकेत मिले सोनार तकनीक के द्वारा, और तब उनको यह अंदाजा मिला, और जो सामान मिले उससे लगा कि वहां एक पहले से नगर था जिस पर यह द्वारका को बसाया गया था, और वो 32,000 साल पुराना। तो किस्सा हमारा इस चिरान से भी जुड़ता है, उस 18 लाख साल पहले से चलते हुए हम चिरान तक आए। यानी कि हमारी परंपरा जो अभी हमारे सामने है, इससे पहले की भी परंपराएं रही हैं, और 12,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ। आप सबको पता होगा कि ये सारी संस्कृति जो आप देखते हैं अभी की, ये 12,000 साल के भीतर का विकसित हुआ है। जब हिमयुग खत्म हुआ तो हिमयुग में अगर कोई नगर बसा भारत में, तो मैं वहां पर अपने किस्सों में देखता हूं, तलाशता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर नगर रहा होगा तो एक संस्कृति रही होगी, और संस्कृति रही होगी तो बांसुरी भी हुई ही होगी। तो सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, वैज्ञानिकों को एक बांसुरी मिली, चिड़िए की हड्डी की बनी हुई बांसुरी, 42,000 साल पुरानी। यानी 42,000 साल पहले भी कोई बांसुरी बजाया था। तो इसलिए
आप कई कई बार कई स्तर पर किस्सा लाखों लाखों साल से चले आ रहे हैं हमारे पास। हम किस्सा गोई करते आ रहे हैं और आज आगे भी अभी चिरांत तक आए। मैंने पहले ही कहा मेरा गांव बड़ैया है, तो गांव में अब ये किस्सा कहानी करने की शुरुआत कैसे क्या हुई और मेरी समझ में कैसे क्या आया। हमारा घर जो था उसका जो परिवेश था वो पढ़ने वाला था। हमारे घर में जो हमारे स्टेप ब्रदर्स थे वो हमसे मतलब जैसे पिता जैसी उम्र थी उनकी, लेकिन वो स्टेप ब्रदर्स थे हमारे, उनके बच्चे थे और वो लोग हमारे बड़े भाई एक जगह बिठाते थे सबको और किस्सा सुनाते थे। हमारे यहाँ सारी पत्रिकाएं आती थी, बालक, चंदन, पराग, चंपक, ये इस तरह का बहुत सारे, नंदन, हाँ, चंदा मामा, ये सारी पत्रिकाएं आती थी और बड़ों के लिए साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, तो ये सारी पत्रिकाएं आती थी और हम लोगों को इंस्ट्रक्शन था कि रोज कुछ न कुछ पढ़ा जाए उसमें। और 8:30 बजे रात में हम लोगों की बैठकी लगती थी खाना के बाद 9 बजे तक। आधे घंटे हम लोग उनका पांव दबाते थे, वो किस्सा सुनाते थे या हम में से कोई किस्सा सुना। तो ये वहां से शुरू हुआ और वहां पर उनका किस्सा, हमारा किस्सा, वो सब मिलजुल कर फिर गांव का किस्सा। इस पर मैं बाद में बताऊंगा अभी कि कैसे मेरे संग्रह आए गांव के किस्सों को लेकर। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि किस्सा सुनाने की प्रक्रिया, परंपरा मुझे वहां से मिल चुकी थी। लेकिन जब पटना आ गया, मैं 5वीं कक्षा में सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल में पहुंचा, तो वहां पे 5वीं कक्षा में मुझे बुलाया गया किस्सा सुनाने के लिए। क्लास टीचर ने कहा कि आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कोई किस्सा सुनाना चाहता है तो सुनाओ। तो मेरी तो आदत बनी हुई थी घर से, मैंने हाथ उठाया और किस्सा सुनाया और दोस्तों को भी अच्छा लगा। नरसिंह सिंह नाम था उनका, हमारे जो सर थे क्लास टीचर। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। वो दूसरी कक्षाओं में भी मुझे बुलवा लिया करते थे किस्सा सुनाने के लिए और उन्होंने ही मेरा नामकरण किया था स्टोरी मास्टर के रूप में। अब वहां से थोड़ा वापस आता हूं। मैंने सिमर सफेद एक कहानी लिखी और कहानी संग्रह थी इसी नाम पर। सिमर सफेद में गांव की कहानी है। जिस परिवेश में मैं रहा उसमें एक माया पांव कहानी है, जिसमें एक चाचा और उनके बहू के द्वंद्व, संघर्ष और भतीजे का उनका बायां पांव हमेशा दबाना। जब भी वो मुंगेर से आते थे, वो वकील थे मुंगेर में, मतलब मेरी कहानी में है। तो बहू को जो दहेज में बर्तन वगैरह आया था, चाचा ने अपनी बेटी की शादी में दे दिया था किसी को। और बहू वही रोज झगड़ा करती थी कि मेरा बर्तन आपने दे दिया है, अब आप जो कमाते हैं उसमें से मेरा बर्तन खरीद के मेरा रखिए। तो इस तरह से गांव परिवेश में बहुत तरह की बातें रहती हैं, कई द्वंद्व रहता है। उसी में मेरी एक कहानी सिमर सफेद जो है, सिमर सफेद सेमल जो पेड़ होता है जिसका लाल फूल होता है, तो उसी को हमने अपने मगही भाषा में हम लोग सिमर बोलते हैं। तो सिमर सफेद जो होता है, सेमल सफेद, इसका अर्थ होता है पेड़ के नीचे का गूढ़ रहस्य। तो पेड़ के नीचे बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। तोता मैना की कहानी है, बहुत सारे किस्से। किसी भी पेड़ की छाया के नीचे न जाने कितनी पथिक की कहानी है, सांप की कहानी है, बहुत सारी कथाएं वहां जुड़ी हुई हैं। और इस तरह से पेड़ के सहारे आप सब अपने अपने आसपास का, अगर कोई गांव से जुड़े हों या कोई पेड़ को बहुत देखते रहे हों, तो वो उसके करीब जाएंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि गाय और गाय के
बाछी के साथ बड़ा स्नेह रहता था मेरा, तो बहुत गौर करता था मैं इन सबको। अब एक लेखक किसी चीज को देखता कैसे है, पहले वो कह दूं, उसके बाद और किस्सों पर मैं आऊंगा। जब गाय भूसा खा लेती थी और चुराली करती थी तो उसके मुंह से फेन टपकता था। मैं जाकर गौर से देखता था कि ये सफेद इतना चमकीला कैसे दिखता है, और जब गौर करता था तो लगता था कि ये तो कोई बतासे की जैसा लगता है। वैसा ही ऊपर से थोड़ा सा गोलाई लिए हुए हल्का सा छेद जैसा बतासे में होता है। तो खाई इसने घास, भूसा और निकला बतासा। तो मैं तब से आप सबको देख रहा हूं, जिन जिन तक मेरी नजर जा रही है वहां भी, और जिन तक नहीं जा रही है वहां भी। जो मुस्कुरा रहे हैं उन पर भी मेरी नजर है, जो गंभीर है उन पर भी। तो हमारे लिए सब घास फूस। मैं जब जुगाली करूंगा तो बतासे निकलेंगे। अब मैं आता हूं थोड़ा इसके बाद जो मेरा संग्रह आया लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन एक कहानी है बिहार वालों की, लेकिन है दिल्ली में। दिल्ली में एक अपार्टमेंट बनाने के लिए एक सरकार की जमीन को अलॉट किया गया है। उसकी खुदाई शुरू होती है। खुदाई शुरू होती है तो उसमें बहुत सारे नरकंकाल मिलते हैं, और नरकंकाल जब मिले तो फिर उस जमीन को सीज कर ली गई। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसकी जांच के लिए उन कंकालों को भेजा गया। उसमें एक आध कंकाल में कंगन मिला, एक आध में चेन भी मिला, और जब जांच की गई तो पता चला कि ये सारे कंकाल बिहार के उन मजदूरों के हैं जो 1857 से 1870 के बीच दिल्ली के निर्माण के लिए दिल्ली लाए गए। और लेफ्टिनेंट हडसन जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों सत्ता सौंपी गई तो पहला लेफ्टिनेंट जो हडसन था, हडसन रोड भी है दिल्ली में, उसने जो जुल्म किया था उन मजदूरों पर, उन हड्डियों से एक एक हड्डी से कहानी निकलती है कि इस हड्डी के इस व्यक्ति के साथ क्या जुल्म हुआ होगा। ये कहानी है उसमें जो लेफ्टिनेंट हडसन है। ये कहानी क्यों बनी? जब मैं दिल्ली जाता था आज से लगभग, ये कहानी तो छपी हुई भी 2005 की है, जब 95, 96, 98, 2000 इस में जाता था तो बिहार के नाम पर ऐसा लगता था जैसे कि लोग बहुत खराब दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो दृष्टिकोण उनका, क्या ये कभी दृष्टिकोण बदलता है? तो उसी पर मैंने 1857 और इतिहास की तलाश शुरू की, तो मुझे पता चला कि जो 1857 के बाद ही बिहार के मजदूर दिल्ली जाने लगे थे, और उसी समय से उनका संघर्ष वैसा ही था जैसा आज भी है। और हर अपार्टमेंट के आसपास आपको बिहारी मजदूर आज भी दिखेंगे, आज भी वैसे ही संघर्ष करते दिखाई पड़ेंगे जैसे आज से 150-200 साल पहले संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे आज को दिखाने के लिए उस समय को भी दिखाना पड़ा कि हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला है। बिहार को और बिहारियों को पूरे भारत में, और जब भारत में ही अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो दुनिया में लोग किस दृष्टिकोण से देखेंगे। हालांकि हमारे यहाँ के हम लोग आर्यभट्ट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि सब बहुत पहले की बात हो गई, आज कहां हैं आप पिछले 150 साल में। तो निरंतरता भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी कहानी कहना छोड़ दें तो फिर भविष्य में कहानी नहीं कर पाए। हम लिखना छोड़ दें तो भविष्य में नहीं लिख पाए। जैसे किसी हाथ या पांव के टूट जाने के बाद जब उसका अभ्यास बंद हो जाता है तो वो हाथ भी ठीक से काम नहीं करता।
वापस अभ्यास में लाने का प्रयास करना पड़ता है। आप सबके पेट में एक अपेंडिक्स छोटा सा अभी भी है, लेकिन आज उसका कोई उपयोग नहीं है। उस समय था जब 18 लाख साल पहले कच्चा मांस लोग खाते थे, उससे एक रस निकलता था और उसका 6 से 9 इंच की लंबाई होती थी और वो कच्चा मांस पचाने में मदद करता था। जब हमने उसका उपयोग बंद कर दिया तो वह भी व्यर्थ और बेकार हो गया। तो हमारी जो चेतना है, अगर हम गर्व कर रहे हैं अपने पूर्वज आर्यभट्ट पर, तो हमें हमारी उस चेतना को वापसी के साथ लगातार अभ्यास में रखना होगा कि हम कमजोर न पड़े, पीछे न जाएं, हमारा वो अंग, हमारा वो टाइम पीरियड भी कहीं कमजोर न पड़े। तो इस तरह लेफ्टिनेंट हडसन मेरा आया और उसमें कई बिहार से जुड़ी कहानियां। इसके बाद जो मेरा एक उपन्यास आया, एक लड़की पानी पानी, वो पानी पर उपन्यास है। उसमें जो 2 पात्र हैं वो दोनों बिहार के, और वो विश्व भ्रमण करते हैं, कई जगह एजुकेशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो मेरे उपन्यास के 2 प्रमुख पात्र, जो मुख्य पात्र हैं, वो दोनों बिहारी हैं। एक दलित लड़की है और एक भूमिहार लड़का है। उसी तरह रेखना मेरी जान, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तारे गणा, तारे की गणना जहां से शुरू हुई, तो वो उसका पूरा एक चैप्टर है उस पर, और कैसे वहां पे जाके रिसर्च हो रहा है। बीच में जब एक सूर्य ग्रहण हो रहा था तो बहुत सारे वैज्ञानिक आकर वहां पर रिसर्च भी कर रहे थे। तो हमारे पास कितने किस्से हैं। मैं जानबूझकर ये स्पॉट आपको दिखा रहा हूं। आज भी तारेंगना में जाऊंगा तो निश्चित तौर पर जो अभी आपको घास फूस दिखाई पड़ेगा वो हमारे लिए बतासे का काम कर सकता है। तो हर घर में, हर गांव में, हर व्यक्ति में किस्सा छुपा हुआ है, और साथ ही हर शब्द में भी किस्सा छुपा हुआ है। ये शब्द भी ऐसे ही निर्मित नहीं होते। जब हम उत्सव की बात करते हैं, ये उत्सव जो शब्द है, शायद आप में से कई को पता भी हो कि उत्सव का मतलब एक शराब निकालने की प्रक्रिया से। अब तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन जब जंगल में एक जगह जमा होकर बीच में आग जलाकर और शराब बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, तो चारों तरफ बैठकर इंतजार करते थे लोग उसके तैयार के लिए, और उस समय गीत गाते थे, नृत्य करते थे, और उसी को उत्स, जो निकलने की प्रक्रिया थी, वहां उत्सव का शब्द दिया गया। तो आप जब ध्यान देंगे तो आपके नाम में भी कथा है, आपके जीवन में भी कथा है, आपके हर अंग में कथा है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक एक कण है, कई कई कण से आप बने, पूरा ब्रह्मांड आपके पास है, पूरा ब्रह्मांड है आप। शायद आपको पता हो या न पता हो कि हर व्यक्ति के भीतर अब तक का जो वैज्ञानिक आकलन है, 1 अरब से भी ज्यादा जीवन रहता है एक एक मनुष्य के भीतर। अब बताइए, अगर पृथ्वी पर इतने किस्से हैं तो आपके भीतर कितने किस्से चल रहे हैं? तो किस्से जैसे कथा कहानी, जैसे फूल मिठाई, किस्से आप में और मुझ में। इसके साथ बिहार की यात्रा, बिहार का पौराणिक, बिहार का चाहे वो सीता या माता सीता ले, आप जनकपुर ले, मिथिला ले, जैसे जैसे आप स्मरण करेंगे आपके सामने किस्सा आने लगेगा। और इस तरह हम किस्सों के बीच जीवन जीते हैं, और किस्सों के बीच जीते हुए किस्सों को छोड़ते आगे बढ़ते जाते हैं। नए नए किस्से
छोड़ते जाते हैं, मतलब हम सृजित करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर। सर को किस्सा सुनाते हुए अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो